Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you about hypertension, means high BP. So before start the video, I want to tell you about BP. It is a force or pressure of blood in the blood vessels. Suppose that this is blood vessel and this is circulating blood. आर्टरीज में फ्लो होने वाले ब्लड के थ्रू आर्टरी की वॉल में जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल अडल्ट का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। बीपी 120/80 में 120 सिस्टोलिक बीपी है और 80 डायस्टोलिक बीपी है। Means a pressure of blood in arteries during ventricular contraction is known as systolic BP, which is 120 in normal adult, and pressure of blood during ventricular relaxation is known as diastolic BP, which is 80 mmHg in normal adult. So the normal BP is 120/80 mmHg का full form millimeter of mercury है। BP is measured by an instrument which is known as sphygmomanometer or BP instrument. BP is usually measured in the brachial artery of left arm. Hypertension or high BP is a condition in which the blood pressures in the arteries is chronically elevated. Means ये एक ऐसी condition होती है जिसमें arteries में blood pressure chronically elevated हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस condition को हम high BP या फिर hypertension बोलते हैं। Hypertension is defined as a condition in which systolic BP is more than 140 mmHg and diastolic BP is more than 90 mmHg. Systolic BP जब hypertension mmHg से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और diastolic BP 90 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। Means अगर किसी पर्सन का BP 140/90 mmHg से एक सस्टेन पीरियड या फिर सेवरल वीक्स तक ज़्यादा आता है या 140/90 आता है तो उसे हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में रखते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हैव रिकमेंडेड अ गाइडलाइन टू डिफाइन हाइपरटेंशन। लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल बीपी इज 120/80 mmHg। Pre-hypertension is a stage which comes just before hypertensive stage 1. In this condition, systolic BP is between 120 and 139. Means 120 mmHg से लेकर के 139 mmHg तक systolic BP रहेगा pre-hypertensive stage में, and we can see diastolic BP in between 80 to 89 mmHg. In this condition, the systolic BP is between 140 to 159 mmHg and the diastolic BP is between 90 to 99 mmHg. And then stage 2 BP is between 160 to 169 mmHg and diastolic BP is 100 to 109 mmHg. And after that, the last stage is stage 3. In this condition, the systolic BP is more than 180 and diastolic BP is more than 110 mmHg. सो AHA ने एक क्लासिफिकेशन दिया है जिसके थ्रू हम इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन की कौन सी स्टेज चल रही है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है कि ये नॉर्मल प्रेशर है ब्लड का आर्टरीज के वॉल में, और आप प्री हाइपरटेंसिव और नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंस देख सकते हैं। एंड दिस इज हाइपरटेंशन, मीन्स ये हाइपरटेंसिव स्टेज है। सो आप डिफरेंस देख सकते हैं तीनों में, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज प्री हाइपरटेंसिव एंड दिस इज हाइपरटेंसिव स्टेज। So let's see the second classification of hypertension. It is based on the causes of hypertension. So first one is primary hypertension. It is also known as essential hypertension or idiopathic hypertension. So primary hypertension में नॉन मॉडिफिएबल एंड मॉडिफिएबल टू टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो पहले हम नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं। इट इंक्लूड जेनेटिक, एजिंग एंड मेल जेंडर। तो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जेनेटिक मीन्स अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो उस फैमिली के अदर मेंबर्स को ज़्यादा रिस्क होता है ये डिजीज होने का।
आफ्टर दैट एजिंग 50 प्लस एज ग्रुप को ज़्यादा चांस होता है हाइपरटेंशन होने का। नेक्स्ट इज मेल जेंडर। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस मेल आर मोर प्रोन टू गेट हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग टू फीमेल। आफ्टर दैट देखते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं आर स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, ओबेसिटी, इंक्रीज इनटेक ऑफ फैट, सॉल्ट एंड कैफीन। ऐसे लोग इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, क्रोनिक स्मोकर है। तो स्मोकिंग को कम करा के हम हाइपरटेंशन के रिस्क को कम कर सकते हैं। एक्सेसिव अल्कोहलिक जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा क्रोनिक अल्कोहलिक है, उनमें अल्कोहल अवॉइड करा के हम हाइपरटेंशन के रिस्क को कम कर सकते हैं। आफ्टर दैट ओबेसिटी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मोटापे को कम करके हम हाइपरटेंशन के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एज वेल एज अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फैट इंटेक करता है, सॉल्ट इंटेक करता है और साथ साथ में कैफीन इंटेक करता है, इन सब चीज़ों को स्टॉप करा के हम हाइपरटेंशन के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये है कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब देखते हैं व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन हमने देख लिया, अब देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कॉज इज नोन, मतलब हमें कारण पता है, कॉज पता है कि किस वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। लाइक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मीन्स किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की कंडीशन में भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। आफ्टर दैट है रीनल पैरेन्काइमल डिजीज। Renal parenchymal disease is a condition in which the two parts, the renal cortex and the renal medulla, is damaged. Next one is Conn's syndrome. Conn's syndrome is a rare syndrome in which the adrenal gland make too much aldosterone. CHF, chronic heart failure. Next one is hypernatremia, means excessive concentration of sodium in blood. नेक्स्ट वन इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनिन का सिक्रेशन हो रहा है तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग दी जा रही हैं तो वो भी हाइपरटेंशन को लीड करती हैं। तो ये है सेकेंड क्लासिफिकेशन जो कि टोटली बेस्ड है कॉजेस पे। इसमें हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कवर किया है। Are some clinical features which we can see in hypertensive patient like high BP, severe headache, dizziness, चक्कर आना, nausea and vomiting, fatigue, थकान रहना, confusion, epistaxis means nose bleeding, chest pain, irregular heartbeat और retinal changes such as blur vision। और कुछ हाइपरटेंसिव क्राइसिस के हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। जब बीपी 180/110 mmHg से अबव चला जाता है तो उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में हमें ब्रेन, हार्ट, आई एंड किडनी, स्पेशली आई में रेटिना का डैमेज देखने को मिलेगा। There are some tests which we use to diagnose hypertension. The first one is CBC, complete blood count, X-ray, ECG, इकोकार्डियोग्राम एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स ऐसा मैनेजमेंट जिसमें मेडिसिन का यूज नहीं करते हैं। विदाउट मेडिसिन हम हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में। स्पेशली डाइट में सोडियम इंटेक कम करना चाहिए, मीन्स डाइट में सॉल्ट का अमाउंट कम रखना चाहिए, साथ साथ में सैचुरेटेड फैट भी कम लेना चाहिए। टी एंड कॉफ़ी की बात करें तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं उन्हें डे 1 और 2 कप्स लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में। रेगुलर एक्सरसाइज करने से वेट रिड्यूस तो होता ही है, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस होता है और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एक गुड लिपोप्रोटीन है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों में हाई बीपी की प्रॉब्लम देखी गई है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
आफ्टर दैट बात करेंगे स्मोकिंग की। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो ध्यान से सुने। स्मोकिंग में निकोटिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है और पेरिफेरल वस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे बीपी रेज होता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। आफ्टर दैट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज बीटा ब्लॉकर। Beta blocker is a kind of drug that block sympathetic beta receptors in heart and that will decrease the heart rate as well as dilate blood vessels which help to reduce hypertension. After that, the next drug is calcium channel blockers. Calcium channel blocker is an agent which reduce the entry of calcium in smooth muscles of the blood vessels as well as myocardium. डायरेटिक सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है। आफ्टर दैट एसी इनहिबिटर्स नेचुरल केमिकल्स जो कि ब्लड वेसल्स को नैरो करती हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। द लास्ट वन इज वेसोडाइलेटर। Vasodilator dilate blood vessels. I hope this video is helpful for you. So please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.